मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टीसी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सीटेट फरवरी 2026 ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। पहला, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है इस कारण से। तो अगर हम बात करें ऊंचाई पर नाक से खून आना, तो उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो है काफी कम होता है। इसका परिणाम ये होता है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर का दबाव जो है बाहर के वायुमंडलीय दबाव की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और यह दबाव अंतर नाक में नाजुक रक्त वाहिकाओं के फटने का सबसे बड़ा कारण जो है बनता है और जिसके कारण नाक से जो है खून बहने लगता है। तो रक्त वाहिकाओं में दाब जो है वो बाहरी दाब से जो है वो अधिक हो जाता है। तो राइट जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए भैया, बिल्कुल ये प्रश्न आपके 2024 में पूछा गया है और आगे भी आने की इसकी बिल्कुल संभावना है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल जो है खुद कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त जो है वो लगता है। उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे, उन्हें अपरिचित लोगों से दूर रहना सिखाएंगे, गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करेंगे। तो अगर हम यौन उत्पीड़न की बात करें, होता क्या है कि किसी तरह का एक अवांछित यौन व्यवहार है जो कि एक शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या अपमानजनक माहौल बनाता है और यह विभिन्न सेटिंग्स में हो सकता है, जैसे कार्यस्थल पे, स्कूल में या सार्वजनिक स्थल, या इससे एक शक्ति असंतुलित शामिल हो सकता है जहां उत्पीड़न पीड़ित पर जो है अधिकार रखता चाहता है। बिल्कुल जहां व्यक्ति जो है, बिल्कुल जहां उत्पीड़क जो है पीड़ित पर अपना अधिकार जो है वो जमाना चाहता है। तो यहाँ पे इससे दूर रखने के लिए यहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं जो है आयोजित करेंगे। तो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशाला विशेष रूप से बच्चों को उचित और अनुचित शारीरिक संपर्क को समझने में जो है मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उनकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। तो इसका राइट जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में शाम 7:30 बज रहे हैं, उसी दिन दोपहर 2 जो है वो कहाँ बज रहा होगा। लंदन में, जापान में, ढाका में या कराची में। तो भारत में शाम 7:30 और उसी दिन दोपहर जो है कहाँ बज रहा होगा, वो लंदन में बज रहा होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया उसी दिन कहाँ पे जो है रात 11 बज रहा होगा, तो भैया रात 11 जो है कहाँ पे बज रहा होगा, वो जापान में। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जापान होगा। और वहीं बात करें ढाका में, तो ढाका में 8 बज रहा होगा। क्या, 8 बज रहा होगा, क्योंकि आधे घंटे का अंतराल है। और कराची में उसी दिन जो है शाम 7 बज रहा होगा, यहाँ पे आधा घंटा लेट रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे शाम 7। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का जवाब। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच या इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। विद्यार्थियों से परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र जो है वो दिखाना। तो बिल्कुल विद्यार्थियों को उनसे या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों बताने के लिए कहना और जांच को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह उन्हें व्यक्तिगत या देखे गए अनुभवों को पता लगाने, यात्रा के विभिन्न तरीके के बारे में प्रश्न पूछने और कहानी सुनाने के माध्यम से यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाली चना, मिर्च के 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डेटा चार्ट जो है प्रदर्शित किया। उन्होंने छात्रों से यह समझने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन जो है वो करना चाहती है। बिल्कुल 20 बीज लेती है और बिल्कुल कितने बिल्कुल 20 बीज लेती है, सरसों, हरा चना, बंगाली चना, मिर्च के 20 बीज लेती है और एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करती है और ये समझाने का प्रयास करती है बीजों में अंकुरण जो है भिन्न भिन्न क्यों होता, इससे क्या करना चाहती है। तो बिल्कुल प्रयोग करना, पूरा अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना या जांच करना। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन छात्रों की पर्यावरण अवधारणाओं और मुद्दों से संबंधित समझ, कौशल और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें विभिन्न तरीके जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे प्रश्नोत्तरी हुआ, परियोजनाएं हुआ, चर्चाएं करना, छात्रों के ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, छात्राओं के मापने। बिल्कुल निष्कर्ष निकालने में डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष जो है निकाला या उसको समझना जो है शामिल होता है। तो कुछ परिणाम क्यों हुए, छात्रों से डेटा चार्ट के आधार पर अंकुरण दर से भिन्नता की व्याख्या करने के लिए कहकर रोशनी उनके डेटा की व्याख्या करने और देखे गए अंतरों के पीछे कारणों के बारे में निष्कर्ष निकालने की क्षमता का आकलन जो है वो कर रही है। तो राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समर अपने विद्यार्थियों से अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करके विभिन्न तरीके जैसे भाप से पकाना, उबालना, तलना आदि से पकाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम जानने को जो है कहता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त कारण डैश क्या होगा। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देना, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो ये गतिविधियां सीखने को इंटरेक्टिव और व्यवहारिक बनाने के लिए होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ने में जो है वो मदद मिलती है। तो गतिविधियां विद्यार्थियों को विभिन्न खाना पकाने के तरीके के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित जो है करती है और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने में जो है वो मदद करती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर छात्र अपने संचार कौशल को बढ़ाते हैं और पारिवारिक बंधन भी इससे क्या होता है, मजबूत होता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियां क्रमशः क्या होंगी। उत्तर पश्चिम होगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व होगा। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें कि तेलंगाना भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। तेलंगाना कहाँ पे स्थित है, भारत के बिल्कुल दक्षिण भाग में स्थित है। और गुजरात जो है बिल्कुल गुजरात की अगर हम स्थिति की बात करें तो तेलंगाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर पश्चिम में जो है तेलंगाना स्थित है। और बिल्कुल वही बात करें बिहार जो है पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो बिल्कुल सही होगा। अगर हम इसको मैप के जरिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आता है बिल्कुल, अगर हम तेलंगाना की बात करें यहाँ पे देखिए तेलंगाना दिया गया है और पूछा गया है कि तेलंगाना के संबंध में गुजरात की स्थिति क्या है। बिल्कुल अगर हम इसको मैप पे देखें, ये आपका होता है बिल्कुल पूरब हुआ, ये आपका पश्चिम हुआ, इधर आपका उत्तर हुआ और इधर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और बिल्कुल अगर इस दिशा की हम बात करें आपका, तो ये क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है और ये आपका क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है। और यहीं इसकी बात करें तो ये आपका क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है और इधर आपका क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है। ठीक, ये होती हैं आपकी 8 दिशाएं होती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भैया तेलंगाना के, बिल्कुल यहाँ पे तेलंगाना है आपका और इसके सापेक्ष यहाँ पे आपको स्थितियाँ बतानी है। सबसे पहले आपको गुजरात की स्थिति बतानी है और फिर यहाँ पे आपको बिहार की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो गुजरात की, तो गुजरात बिल्कुल कहाँ पे है आपका, उत्तर पश्चिम में। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जो है आपका गुजरात हो गया
और यहाँ पे उत्तर पूर्व में जो है आपका क्या है, उत्तर पूर्व में जो है वो बिहार है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने जो है वो आने वाला है। और यहाँ पे अगले प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल अभिकथन और कारण बेस प्रश्न है। सबसे पहले हम अभिकथन को पढ़ेंगे कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे शामिल होते हैं। कारण दिया गया है कि हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देती है और अकेले रहना लगती हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, अभिकथन सही है या कारण है। तो सबसे पहले हम बात करें तो दोनों ही, अगर हम कथन की बात करें अभिकथन की, तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। और हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा हाथी जो होती है और उसके बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। वयस्क नर जो होते हैं आमतौर पर झुंड में जो है वो नहीं रहते हैं। वयस्क का मतलब होता है जब उनकी आयु जो है 14 से 15 साल हो जाती है तो वो अपने झुंड को छोड़ के अकेले रहने लगते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कारण जो बताया गया है ना कि नर हाथी 14 से 15 के बाद अपने झुंड को छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल भी क्या है वो सही है। तो यहाँ पे एक तरीके से कहें तो दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या भी जो है वो कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिल्कुल नीचे दिए गए कथनों ए और कथनों बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो निम्नलिखित में से सही कोड का चयन आपको करना। तो अगर हम कथन ए की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और बिल्कुल एक तरीके से एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि यह पहली बार था जब मानव ने किसी अन्य खगोलीय पिंड पे अपना पहला कदम जो है रखा था। तो कथन एक तो बिल्कुल सही है। वही कथन बी के बारे में बात करें तो 2007 में कल्पना चावला के बारे में दिया गया जो कथन है बिल्कुल क्या है भैया, ये गलत है। क्योंकि कल्पना चावला जो है 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और इस प्रकार से वे 2007 में कोई भी कीर्तिमान स्थापित जो है वो नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे आपका एक कथन सही है और दूसरा क्या है बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। चर्चा करना, प्रदर्शन करना, क्षेत्र भ्रमण करना या कला एकीकृत। तो पर्याय बिल्कुल बात करें यहाँ पे तो वे रणनीतियाँ सीखने को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखती हैं जिनमें छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जो है वो शामिल किया जा रहा हो। जैसे चर्चा करना, क्षेत्र, उसमें भी अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे तभी चर्चा किया जाएगा, उनको क्षेत्र भ्रमण कराना। इसके अलावा कला कीर्तियाँ, बिल्कुल कला एकीकृत शिक्षा, सीखने की गतिविधि में कला को शामिल करने में छात्र जो है रचनात्मक रूप से अवधारणाओं का पता लगा सकते हैं। कला आधारित परियोजनाएं छात्रों को अपनी समझ व्यक्त करने और व्यक्तिगत और अनुभवजन्य तरीके के से अवधारणाओं से संबंधित होने में जो है वो मदद करती हैं। तो यहाँ पे चर्चा करना, क्षेत्र भ्रमण करना या कला करना, इसमें जो छात्र सक्रिय रूप से जो है वो शामिल होते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है वो सीख पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ए आपका सही है, सी सही है और डी सही है। ए, सी और डी यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। सुपोषण, जैव अवर्धन, मृदा अपरदन या नाइट्रीकरण। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, मृदा अपरदन। अगर हम मृदा अपरदन की बात करें तो यह हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया जो होती है मृदा अपरदन कहलाती है, और यह आमतौर पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के बजाय वनों की कटाई से होता है या अनुपयुक्त प्रकार से की जाने वाली कृषि प्रथाओं और जलवायु स्थितियों के कारण होता है। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। कथन एक है कि ईवीएस पाठ चर्चा अधिगम के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो है तैयार किया जाता है। कथन दूसरा है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के अधिगम के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कथन एक की बात करें कि ईवीएस पाठ चर्चा अधिगम के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा।
क्योंकि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया और समझ दूसरों और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो है वो निर्मित होती है। वहीं कथन जो दूसरा दिया गया कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के अधिगम के बारे में पियाजे का विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। पियाजे भैया संज्ञात्मक रचनावाद से जुड़े हैं, सामाजिक रचनावाद से बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पियाजे ने व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास और बच्चों द्वारा दुनिया के साथ अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान के निर्माण कैसे करते हैं और इस पर ध्यान जो है केंद्रित किया है, लेकिन उन्होंने वाइगोस्की जितना सीखने के सामाजिक पहलुओं पर जोर जो है वो नहीं दिया है, जो कि सामाजिक रचनावाद से अधिक निकटता से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका सही हो गया, दूसरा क्या है आपका गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल्कुल ऑप्शन एक है कि अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की दो आंखें होती हैं और उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान जो है केंद्रित कर सकती हैं। तो बिल्कुल अगर हम पक्षियों का अवलोकन करेंगे तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी जो है अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। कारण होता है कि उनकी आंखें जो है वो स्थिर होती हैं, वो चीजों को देखने के लिए अपनी गर्दन को अधिक जो है हिलाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन आपको जो है यहाँ पे करना है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम जान रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ पे स्थित है? सबसे बड़ी बात है कि ये नेपाल में स्थित है और इसकी खास होती है कि हमेशा जो है बर्फ से ढकी हुई होती है। और नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर या कहें तो 8900 मीटर जो है इसकी चोटी की ऊंचाई। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि भैया यह नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिकथन और कारण बेस ये भी प्रश्न है को ध्यान से आपको पढ़ना और उत्तर का सही जवाब देना है। अभिकथन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है यदि कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण क्या बताया गया है कि मृत सागर के 1 लीटर जल में 300 ग्राम लवण पाया जाता है, जो इसे सर्वाधिक लवण सांद्रित सागर जो है बनाता है। पहला कथन की अगर हम बात करें यहाँ पे कि लोग मृत सागर के पानी का सतह पर आसानी से जो है तैर सकते हैं, भले ही उनको तैरना न आता हो। मृत सागर अपनी उच्च उछाल के लिए जो है जाना जाता है, जिसमें लोग आसानी से जो है वो तैर सकते हैं। और यह घटना पानी में उच्च नमक सांद्रता के कारण ही होती है, जो इसके घनत्व को जो है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल कारण बिल्कुल यहाँ बिल्कुल अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। अगर हम कारण की बात करें तो मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक प्रति लीटर होता है, जिससे इसका पानी जो है सामान्य समुद्र पानी की तुलना में बहुत अधिक जो है वो घना हो जाता है। और यह उच्च घनत्व कारण है कि उच्च घनत्व के कारण ही जो है मनुष्य सहित वस्तुएं अधिक आसानी से जो है इसमें तैर सकती हैं। तो भैया बिल्कुल राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला, क्रमशः घास चबाने तथा घास को काटने के लिए, क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, क्रमशः घास काटने तथा घास को चबाने के लिए। तो गाय के पास शाकाहारी भोजन के लिए विशेष प्रकार के दांत होते हैं। छोटे सामने के दांत बिल्कुल छोटे होते हैं, जो कि घास को काटने के लिए जो है विशेष डिजाइन किए गए होते हैं। देखिए, चबाने की बात की जा रही है, ये गलत है। कुतरने की बात की जा रही है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड फोर्थ में है कि पहला जो है काटने के लिए, और बड़े और चपटे जो है पांच दांत होते हैं, जो कि घास को चबाने और पाचन के लिए उसे छोटे कड़ों में पीसने के लिए जो है अनुकूलित होते हैं। तो काटना और चबाना बिल्कुल अलग अलग कार्य होता है। और बिल्कुल चबाने में घास के रेशों को तोड़ना शामिल होता है। यह कार्य जो है दांत द्वारा, बिल्कुल छोटे दांतों के द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न नीचे दिए गए कथनों ए और कथनों बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कौवा पेड़ की निचली डाल पर घोंसला बनाता है।
बीवर पक्षी दो पक्षियों को सीकर अपने घोंसला जो है बनाता है, तो निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे हम पहले कथन की बात करें कि कौवा जो है पेड़ की नीची डाल पे घोंसला बनाता है, तो बिल्कुल गलत है। कौवा आमतौर पर पेड़ में ऊंचे घोंसले बनाने के लिए जो है जाने जाते हैं, वह निचली शाखाओं पर घोंसला जो है नहीं बनाते हैं। तो एक तो बिल्कुल सही हो गया। बीवर पक्षी की बात करें तो दो पक्षियों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है, ये भी क्या है भैया, गलत है। बीवर पक्षी अपने जटिल घोंसला बनाने के लिए कौशल के लिए जो है जाने जाते हैं, और वे अपने घोंसले बनाने के लिए घास और अन्य पौधों के रेशों को जो है बुनते हैं। वे दो पत्तियों की एक साथ जो है सिलाई नहीं करते हैं, उसे डार्जिन पक्षी जो होता है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन क्या हो गए, गलत हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल या टार्च। तो भैया अगर बात करें तो पर्वतारोही एक अत्यधिक वाहक वाली या कहें कि साहसिक गतिविधि होती है, और उच्च ऊंचाई पर जलवायु जो है समुद्र के स्तर के समान नहीं होते हैं, और इसलिए पर्वतारोहियों को कई कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ सकता है। जैसे कम वायुमंडलीय दाब हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत तेज सर्द हवाएं, या निम्न हिमतापी या उच्च तापमानी तापमान का। तो उसके लिए जरूरी होता है कि अपने साथ ऑक्सीजन किट को जो है वो ले जाए। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन दिया गया है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में जो है पाए जाते हैं, जहां बहुत सर्दी जो है पड़ती है। तो बिल्कुल अगर बात करें, कथन कारण दिया गया है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत जो है उग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो मुलायम पश्मीना उन बकरियों से एकत्र की जाती है जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आमतौर पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां बहुत ही अधिक ठंडी या सर्दी जो है पड़ती है। तो ये परिस्थितियां उत्तम गर्म ऊन के विकास के लिए आदर्श मानी जाती हैं, और जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना उत्पाद बनाने में जो है वो किया जाता है। बिल्कुल सही है, अभिकथन तो बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो सर्दियों के दौरान इन बकरियों को शरीर पर गर्म बालों की एक आवरण उगता है, और यह आवरण जो है उन्हें प्राकृतिक अवरोध प्रदान करता है, जिससे वे अत्यधिक ठंड में जो है सुरक्षित रहती हैं। तो यह गर्म कोट पश्मीना ऊन का प्राथमिक स्रोत है, जिसे विशिष्ट मौसमों के दौरान सावधानी पूर्वक जो है एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो भैया अत्यधिक ठंड के प्रति बकरियों के प्राकृतिक अनुकूलन के परिणाम स्वरूप गर्म बाल जो है उगते हैं, और जिन्हें पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए जो है काटा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणी बिंदु है, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है बिल्कुल इसके राइट जवाब हो जाएंगे।